नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज के तमाम खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद में रिटायर्ड आईपीएस अफसर की पत्नी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल यह आईएएस अधिकारी की आवासीय कॉलोनी है, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम 3 नेपाली युवक और घरेलू काम करने वाली एक महिला ने दिया। आरोपी घर के जेवरात और कैश लेकर फरार है। हत्या लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 4 टीमें बनाई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 11 मई से 30 जून तक रहेंगे। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक स्कूल 1 जुलाई 2026 से दोबारा खुलेंगे। दिल्ली में स्कूलों के बच्चों को 50 दिनों की लंबी छुट्टी मिलेगी। हालांकि 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को रेमेडियल क्लासेस 11 मई से लगानी होंगी। ज्यादा गर्मी की संभावना को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। पुणे में पिंपरी चिंचवड के कमर्शियल बिल्डिंग में 7 लोग लिफ्ट में फंस गए। दरअसल लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिसके बाद लिफ्ट अचानक खराब हो गई और बीच में अटक गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 से 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 7 लोगों को निकाला गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई है। ड्रग माफिया सलीम डोला को मुंबई की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुरक्षा एजेंसी ने पिछले महीने तुर्की से उसे गिरफ्तार किया था। सलीम डोला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और कई देशों में उसके सिंडिकेट्स थे। सलीम डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी करीबी है। यूपी के बलिया में पोस्ट ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने सरकारी बाबू से जमकर मारपीट की ऑफिस में। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल बदमाश अचानक से पोस्ट ऑफिस में घुसे और कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीड़ित कर्मी ने जैसे तैसे बदमाशों से अपनी जान बचाई। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने अधिकारियों के सामने ही एक दूसरे पर लाठी डंडों से अटैक किया। महिलाओं की भी पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई भी की गई है। मारपीट में 7 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि तहसीलदार के आदेश पर अधिकारी जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ FIR हुई है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों को समस्या हो रही है। कटनी में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान लंबी कतारों में नजर आए। खरीदी केंद्र पर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली खुले आसमान के नीचे तपती सड़क पर खड़ी दिखाई दी। यह स्थिति किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई। किसान पिछले 3 दिनों से यहीं पर अपनी रातें बिता रहे हैं। भोपाल में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर को 1,40,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप सैफुल इस्लाम लंबे वक्त से भोपाल के शाहपुरा इलाके में रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली नोट बंगाल से लाया था और उसके अलावा बैंक अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। आरोपी पहचान छुपाकर यूके की सिम का इस्तेमाल कर रहा था और व्हाट्सएप पर बात करता था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इलाके में इसके बाद हड़कंप मच गया। दोनों के शव हॉस्टल के कमरे में खून से लथपथ मिले। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। दोनों मेरठ के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि दोनों 1-2 दिन पहले ही हॉस्टल में माली का काम कर रहे थे। एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए 10% टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर फैसला सुनाते हुए कहा कि टैरिफ 1974 के व्यापार कानून के तहत सही नहीं थे और प्रशासन के पास कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मिली हार के कुछ ही महीनों बाद ट्रंप प्रशासन के लिए यह दूसरी बड़ी कानूनी हार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा कि इसी साल की शुरुआत में लगाई गई यह टैरिफ कानून इनवैलिड है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव गहरा गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिका के 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि हमलों के बीच भी 3 अमेरिकन युद्धपोत सफलतापूर्वक हॉर्मुज़ को पार कर गए। हमले के दौरान ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, जिन्हें आसानी से मार गिराया। ड्रोन भी हवा में ही नष्ट कर दिए गए। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ये नहीं बताया कि हमला कब हुआ और किस जगह से मिसाइल या ड्रोन दागे गए हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकन वॉरशिप पर हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया। अमेरिकन सेना ने कोशिश कासिम और
बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन सेना ने कासिम और बंदर अब्बास समेत ईरान के कई शहरों पर पलटवार किया। अमेरिकन सेना की रिएक्शन के बाद ईरान के मिनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनाई गई है। तो वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अटैक को ईरानी हमलों के बाद की गई जवाबी कार्रवाई बताया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर दोनों देशों के बीच अब तक सहमति नहीं बनी है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं दे सकते और ईरान इस बात पर भी सहमत हो गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या वह इस समझौते पर दस्तखत करने को तैयार है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो ने पलायन की समस्या को पूरी दुनिया की सामूहिक असफलता बताया और कहा कि इसका सभी को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। यूएन में इंटरनेशनल मिग्रेशन रिव्यू फोरम के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने पलायन को डर और गलत जानकारियों से विकृत किया जा रहा है यह कहा और साथ ही प्रवासियों को राजनीतिक फायदे के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। सार्वजनिक चर्चाओं में उन्हें अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया जाता है और उन्हें अधिकार और गरिमा से वंचित किया जाता है। इस्राएली गाजा सिटी में आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हमास के एक गार्ड पोस्ट पर हमला किया गया है, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई है। एक गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इस्राएल हमले में कई आम नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। रशिया ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमला किया है, जिसमें 3 बच्चों के साथ साथ 9 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रशियन सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिससे कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, कई जगहों पर आग लग गई। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विनी ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया और बताया कि करियर की शुरुआती दौर में चैलेंजिंग ट्रॉफी के दौरान धोनी को गेंदबाजी करने का मौका मिला था। हमारी टीम के खिलाफ खेलते हुए धोनी 2 बार आउट हुए थे। धोनी का विकेट लेने के बाद मैंने काफी जश्न मनाया था। धोनी को मेरा जश्न पसंद नहीं आया और इस घटना के बाद मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से खेलने का मौका मिला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टीम की निडरता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बताया कि लगातार 2 हार के बाद टीम का फोकस लीडर होकर खेलने पर है। लगातार झटकों के बावजूद बेंगलुरु टीम अपनी रणनीति पर भरोसा रखेगी। सभी खिलाड़ी लीडर होकर आगे के मैचों पर ध्यान लगाएं। पाटीदार ने बताया कि खिताब बचाने पर नहीं, टीम का ध्यान आगे के मैचों में करेंगे पलटवार। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने गेंदबाजों के हक में आवाज उठाई है। गावस्कर ने बताया कि सारे नियम बल्लेबाजों के फेवर में है, नियमों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अंपायर्स को गेंदबाजों को छूट देनी चाहिए। मामले में सुनील गावस्कर ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से गेंदबाजों की मदद करने की अपील की। सौरव गांगुली आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा, ओमान के कप्तान ज्योतिंद्र सिंह और यूएई के तेज गेंदबाज अजय कुमार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तीनों खिलाड़ियों को अप्रैल महीने के लिए चुना गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाहिद राणा ने शानदार प्रदर्शन किया था। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज्योतिंद्र सिंह ने 266 रन बनाए थे, तो अजय कुमार की गेंदबाजी पर आईसीसी की पैनी नजर। पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टेस्ट क्रिकेट का 9वां शतक अपने नाम किया है। 130 गेंदों का सम्मान करते हुए 101 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ नजमुल का यह पहला टेस्ट शतक है। नजमुल के अलावा मोमिनुल हक ने अर्धशतकीय पारी खेली है। मोमिनुल हक ने टेस्ट क्रिकेट का 26वां अर्धशतक अपने नाम दर्ज किया। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सम्राट सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी न होने पर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई छात्र लहूलुहान हो गए, कई को गंभीर चोटें आई। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुई। यूपी में अब सरकारी अफसरों कर्मचारियों को सांसदों और विधायकों को अब विशेष सम्मान देना पड़ेगा। दफ्तरों में खड़े होकर उनका स्वागत होगा, उनसे चाय पानी पूछना होगा, सम्मान के साथ विदा करना होगा। सांसदों और विधायकों के तुरंत फोन भी उठाने होंगे। अगर मीटिंग में है तो कॉल बैक करना होगा। मुख्य सचिव शशि गोयल ने ये निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। दरअसल बार बार शिकायत आ रही थी कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं है। यहाँ तक कि ये मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है।
महाराष्ट्र के नासिक में एक आईटी कंपनी मामले में फरार आरोपी निदा खान को गिरफ्तार किया गया। छत्रपति संभाजी से निदा खान को गिरफ्तार किया है। अदालत से निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। निदा खान पर आईटी कंपनी में काम कर रही महिलाओं पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप है। मामले में निदा खान कंपनी एचआर और 6 लोगों पर मामला दर्ज है। आईएसआई और शहजाद भट्टी मॉड्यूल के पकड़े गए गुर्गों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर आईएसआई के निशाने पर था। एक आरोपी ने इस मंदिर की रेकी की और गुर्गों ने पाक स्थित एजेंट्स को मंदिर की तस्वीरें भेजी। हिसार स्थित सैनिक कैंप यूपी के कुछ पुलिस स्टेशन आतंकियों के निशाने पर थे। आपको बता दें कि कल दिल्ली समेत कई राज्यों में आईएसआई के 9 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में बीजेपी सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण के बाद ही कल बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इसमें जो पहला फैसला होगा वह राज्य में आयुष्मान योजना लागू करने को लेकर होगा। इस बात का ऐलान 4 मई को नतीजों के बाद ही पीएम मोदी ने कर दिया था। नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी के समर्थकों पर बम से हमले की खबर है। इस हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। बमबाजी की घटना पानीहाटी में सेंट सेवियर्स इंस्टीट्यूट के पास हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता दत्ता रोड इलाके में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने देसी बम से हमला कर दिया और भाग गए। ममता और तमिलनाडु स्टालिन की करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडी गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अखिलेश इस गठबंधन से कांग्रेस को माइनस करके चल रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर ममता और स्टालिन के साथ तस्वीर पोस्ट की, लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। माना जा रहा है कि अखिलेश ने इशारों में राहुल गांधी पर टैग था। केरला में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के बाद केंद्र पर्यवेक्षक अजय माकन और रिपोर्ट सौंप दी है और 10 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। केसी वेणुगोपाल, पीडी सतीशन और रमेश टेनिसला सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। रेस में वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। माना जा रहा है कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। असम में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई। गुवाहाटी के खानपारा में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में टेंट लगना शुरू हो गया है। सीएम की शपथ के लिए भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता शामिल होंगे। बिहार में कल सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ था और देश आम विभागों का भी बंटवारा यहां पर हो गया था। आज से सभी मंत्री अपने अपने कामकाज में जुट गए हैं। सचिवालय पहुंचकर मंत्री ने अपना अपना पदभार संभाला। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। साथ ही मदन सहनी और बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने भी अपना चार्ज संभाला। पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि हर बात पर आंदोलन करना ठीक नहीं, संवाद से ही समस्या का समाधान निकलेगा। हम अधिकारियों के साथ बैठकर इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप है, अगर समस्या आज की है तो उसका समाधान भी आज ही होगा। हम कल पर बात टालने वालों में से नहीं है। सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वें वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने एक लेख लिखा। पीएम ने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला, इतिहास ने ढेरों उतार चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। सोमनाथ कोई समाज अपनी आस्था, संस्कृति और एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।